दोस्तों नमस्कार। आपके अपने चैनल घटना चक्र नॉलेज पर आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है इस भारतीय संविधान की क्लास में, जिसमें हम 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करते हैं विद सॉल्यूशन, जहां पर उसकी आवश्यकता होती है। तो देखते हैं इस घटना चक्र पूर्वावलोकन के बुक के सॉल्यूशन को। और यह क्लास आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगी। और अभी तक जितने भी पिछली क्लासों को नहीं देखा है तो वह चैनल पर जाकर इसकी प्लेलिस्ट बना दी गई है, वहाँ पर इन सभी क्लासों को आप देख सकते हैं। तो आज शुरुआत करेंगे। आज का टॉपिक है हमारा महान्यायवादी, महाधिवक्ता और नियंत्रक महालेखा परीक्षक से अब तक के जितने भी क्वेश्चन यूपीपीसीएस, आरओएआरओ या यूपीपीएससी द्वारा पूछे गए हैं, तो उन सभी क्वेश्चनों पर यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो देखते हैं आज के पहले प्रश्न से। आज का पहला प्रश्न है, भारत सरकार को कानूनी विषयों पर कौन परामर्श देता है? ए अटॉर्नी जनरल, बी उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, सी विधि आयोग के अध्यक्ष, डी इनमें से कोई नहीं। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखा जाए तो हो जाएगा हमारा ए, भारत सरकार को कानूनी विषयों पर अटॉर्नी जनरल परामर्श देता है। व्याख्या देखेंगे इसकी हम। अनुच्छेद 76(2) के अनुसार महान्यायवादी यानी कि अटॉर्नी जनरल भारत सरकार को कानूनी विषयों पर परामर्श देता है। यह भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी है जो कि राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है और राष्ट्रपति के द्वारा प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करता है? चार ऑप्शन हैं। ए भारत का महानियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, बी मुख्य निर्वाचन आयुक्त, सी लोकसभा का अध्यक्ष, डी भारत का महान्यायवादी। तो इन चारों ऑप्शनों में से जैसा कि अभी हमने बताया कि राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करता है, डी हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा, भारत का महान्यायवादी। अगला क्वेश्चन है, भारत के न्यायवादी को कैसे नियुक्त किया जाता है? चार ऑप्शन है। ए संसद द्वारा, बी राष्ट्रपति द्वारा, सी संसद की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा, डी मुख्य न्यायाधीश द्वारा, ई लोकसभा अध्यक्ष द्वारा। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा बी, राष्ट्रपति द्वारा इसको नियुक्त किया जाता है, भारत के महान्यायवादी को। अगला क्वेश्चन है, भारत का महान्यायवादी किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? यहाँ पर भी हमारे चार ऑप्शन हैं, ए बी सी डी ई, 5 ऑप्शन हैं। और इनमें से जैसा कि सभी को पता हो गया है कि भारत के महान्यायवादी को भारत के राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे भारत का सरकार का प्रथम विधि अधिकारी समझा जाता है? क्वेश्चन है, ए भारत के मुख्य न्यायाधीश, बी महान्यायाभिकर्ता, सी महान्यायवादी, डी महाधिवक्ता। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, महान्यायवादी भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी समझा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत के प्रथम विधि अधिकारी के रूप में कौन जाना जाता है? ए भारत का मुख्य न्यायाधीश, बी भारत का महानियंत्रक, सी भारत का महान्यायवादी, डी विधि सचिव। तो सभी लोगों को पता है कि भारत के प्रथम विधि अधिकारी को भारत का महान्यायवादी के रूप में जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, भारत सरकार के मुख्य विधि परामर्शदाता हैं। ए सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया, बी उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, सी सचिव विधि मंत्रालय, डी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा डी, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया भारत सरकार के मुख्य विधि परामर्शदाता हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं,
भारत के अटॉर्नी जनरल विधि सलाहकार हैं। ए, भारत के राष्ट्रपति। बी, प्रधानमंत्री के। सी, लोकसभा के। डी, भारत सरकार के। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा डी, भारत के अटॉर्नी जनरल विधि सलाहकार हैं भारत सरकार के। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन या निम्नलिखित में से किसको अपने कर्तव्यों के पालन में भारत के राज्य क्षेत्र में सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार होगा? ए, महाधिवक्ता को। बी, महान्यायवादी को। सी, अतिरिक्त महाधिवक्ता को। डी, उपर्युक्त में से कोई नहीं। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखें तो हो जाएगा हमारा बी, महान्यायवादी को। अगला क्वेश्चन, भारत के महान्यायवादी के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो यहाँ पर 4 कथन दिए गए हैं। कथन के बाद में हमको कूट के माध्यम से इसका सही उत्तर बताना है। तो देखते हैं 4 कथनों में से। नंबर 1 दिया है, वह भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। तो बिल्कुल सही है। दूसरा देखते हैं, उसमें वही योग्यताएं होनी चाहिए जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की होती हैं। तो यह भी हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। नंबर 3 देखते हैं, उसे संसद के किसी भी एक सदन का सदस्य होना चाहिए। तो बिल्कुल यहाँ पर गलत हो जाएगा। तो इस प्रकार ऑप्शन के अनुसार अगर देखें यहाँ पर, तो 3 जहाँ पर हो वह हमारा ऑप्शन ही कट जाएगा और बचेगा सिर्फ हमारा ए, 1 और 2। व्याख्या देखते हैं इसकी हम। राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाने वाले महान्यायवादी में वही योग्यताएं होनी चाहिए जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के लिए आवश्यक हैं। भारत का महान्यायवादी संसद का सदस्य नहीं होता है, परंतु वह किसी भी सदन में, सदनों की किसी संयुक्त बैठक में और संसद की किसी समिति में जिसमें उसका नाम सदस्य के रूप में दिया गया है या बोल सकता है, भाग ले सकता है, किंतु अपना मत नहीं दे सकता। अनुच्छेद 88, महान्यायवादी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करता है। अनुच्छेद 76(4) में, अतः राष्ट्रपति को उससे पदच्युत करने का अधिकार है। इस प्रकार कथन 1 और 2 सही हैं, जबकि कथन 3 और 4 गलत हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत का महान्यायवादी के विषय में दिए गए हैं और इसमें भी हमको कूट के माध्यम से इसका सही उत्तर निकालना है। तो देखेंगे यहाँ पर कथन 1 दिया गया है, लोकसभा की कार्यवाही में भाग ले सकता है भारत का महान्यायवादी। तो बिल्कुल सही है। नंबर 2 देखेंगे, लोकसभा की किसी समिति का सदस्य हो सकता है। तो यह भी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, लोकसभा में बोल सकता है। तो यह भी राइट हो जाएगा। नंबर 4, लोकसभा में मतदान कर सकता है। तो मतदान नहीं कर सकता है किसी भी या लोकसभा में। तो यहाँ पर 3 सही हैं और 1 गलत हो जाएगा। तो हमारा 3 सही, सिर्फ हमारा राइट ऑप्शन सी वाला हो जाएगा। देखेंगे इसकी व्याख्या को। संविधान के अनुच्छेद 88 में अभिकथित है कि प्रत्येक मंत्री और भारत के महान्यायवादी को यह अधिकार होगा कि वह किसी भी सदन में, सदनों की संयुक्त बैठक में और संसद की किसी समिति में जिसमें उसका नाम सदस्य के रूप में दिया गया है, बोले और उसकी कार्यवाही में अन्यथा भाग ले, किंतु इस अनुच्छेद के आधार पर वह मत देने का हकदार नहीं है होगा। इस प्रकार कथन 1, 2, 3 सही हैं, जबकि कथन 4 गलत है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से किसे संसद को संबोधित करने का अधिकार प्राप्त है? ए, भारत के महान्यायवादी को। बी, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त को। सी,
भारत के मुख्य न्यायाधीश को। डी, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार को। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ए, भारत के महान्यायवादी को अधिकार है कि वह संसद को संबोधित कर सकता है। अगला क्वेश्चन, पार्लियामेंट के किसी सदन के सदस्य न होने पर भी सदन की बैठक में कौन भाग ले सकता है? ए, भारत का मुख्य न्यायाधीश। बी, भारत का अटॉर्नी जनरल, महान्यायवादी। दो ही ऑप्शन है यहाँ पर और दोनों में से इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा बी, भारत का अटॉर्नी जनरल। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे संसद के दोनों सदनों में बोलने, अन्य कार्यवाहियों में सम्मिलित होने एवं किसी भी संसदीय कमेटी का सदस्य होने का अधिकार तो है, परंतु उसे वोट देने का अधिकार नहीं है? ए, भारत के महालेखा परीक्षक एवं महालेखा नियंत्रक। बी, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त। सी, भारत के वित्त आयोग के अध्यक्ष। डी, भारत के अटॉर्नी जनरल को। इन चारों ऑप्शनों में से इसका राइट ऑप्शन देखें तो हो जाएगा हमारा डी, भारत के अटॉर्नी जनरल को। भारत सरकार का कौन सा अधिकारी सदस्य न होते हुए भी भारतीय संसद की कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार रखता है? ए, उपराष्ट्रपति। बी, अटॉर्नी जनरल। सी, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कैग। डी, चुनाव आयुक्त। ई, उपर्युक्त में से कोई नहीं या उपर्युक्त में से एक से अधिक। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट ऑप्शन देखें तो हो जाएगा हमारा बी, अटॉर्नी जनरल। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन संसद के दोनों सदनों में से किसी भी सदन की कार्यवाही में भाग ले सकता है? ए, उपराष्ट्रपति। बी, महाधिवक्ता। सी, मुख्य न्यायाधीश। डी, महान्यायवादी यानी कि अटॉर्नी जनरल। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट ऑप्शन यहाँ पर होगा डी, महान्यायवादी। संसद के दोनों सदनों में से यानी कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों में से किसी में भाग ले सकता है महान्यायवादी यानी कि अटॉर्नी जनरल, परंतु वोट नहीं दे सकता है। एक गैर सदस्य के रूप में संसद के किसी एक सदन की कार्यवाही में भाग ले सकता है? ए, उपराष्ट्रपति। बी, मुख्य न्यायाधीश। सी, महान्यायवादी। डी, मुख्य निर्वाचन आयुक्त। चारों ऑप्शनों में से यहाँ पर भी इसका राइट ऑप्शन कौन कौन सा हो सकता है? एक गैर सदस्य के रूप में संसद के किसी सदन की कार्यवाही में भाग ले सकता है, तो वह हो जाएगा हमारा उपराष्ट्रपति और महान्यायवादी यानी कि ए और सी यहाँ पर दोनों ही ऑप्शन सही होंगे इस क्वेश्चन में। अगला देखते हैं, तो इस क्वेश्चन में कुछ मिस्टेक है तो इसलिए इसको हम छोड़कर आगे के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सॉलिसिटर जनरल निम्नलिखित में से क्या होता है? ए, सरकारी अधिवक्ता। बी, राष्ट्रपति का कानूनी अधिकार या कानूनी अधिकारी। सी, कानूनी सलाहकार। डी, प्रशासनिक अधिकारी। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट ऑप्शन अगर देखा जाए कि सॉलिसिटर जनरल निम्नलिखित में से क्या होता है, तो होगा सी, कानूनी सलाहकार का सॉलिसिटर जनरल होता है। व्याख्या देखेंगे यहाँ पर इसकी हम। अटॉर्नी जनरल के अतिरिक्त भारत सरकार के कानूनी सलाहकार के रूप में अन्य विधि अधिकारी भी होते हैं। इन्हें सॉलिसिटर जनरल कहा जाता है। ये अटॉर्नी जनरल को उसके दायित्वों के निर्वहन में सहायता प्रदान करते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत का सॉलिसिटर होता है? ए,
एक प्रशासनिक अधिकारी, बी एक न्यायिक सलाहकार। दोनों ऑप्शनों में से इसका राइट ऑप्शन होगा हमारा बी एक न्यायिक सलाहकार होता है भारत का सॉलिसिटर। अगला क्वेश्चन है, कानूनी विषयों पर राज्य सरकार को कौन परामर्श देता है? ए महान्यायवादी, बी एडवोकेट जनरल, सी महान्यायाधिकर्ता, डी उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। 4 ऑप्शन दिए गए हैं और चारों में से अगर इसका सही ऑप्शन देखा जाए कि कानूनी विषयों पर राज्य सरकार को कौन परामर्श देता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा बी एडवोकेट जनरल। व्याख्या देखेंगे इसकी हम। एडवोकेट जनरल राज्य सरकार को कानूनी विषयों पर परामर्श देता है। अनुच्छेद 165 2 प्रत्येक राज्य का राज्यपाल उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने की योग्यता धारण करने वाले किसी व्यक्ति को एडवोकेट जनरल नियुक्त करता है। अनुच्छेद 165 1 के 1 में वह राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। अनुच्छेद 165 3 यह राज्य सरकार का प्रथम विधिक सलाहकार होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, इनमें से कौन राज्य सरकार का कानूनी सलाहकार है? ए महाधिवक्ता, बी महान्यायवादी, सी सॉलिसिटर जनरल, डी नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा ए महाधिवक्ता राज्य सरकार का कानूनी सलाहकार होता है। अगला क्वेश्चन है, राज्य सरकार को कानूनी मामलों में सलाह देने के लिए अधिकृत है? ए मुख्य न्यायाधीश, बी महान्यायवादी, सी महाधिवक्ता, डी उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की खंडपीठ। 4 ऑप्शन दिए गए हैं और चारों में से इसका राइट ऑप्शन अगर देखें तो हो जाएगा हमारा सी महाधिवक्ता। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति की जाती है। ए राष्ट्रपति द्वारा, बी लोकसभा अध्यक्ष द्वारा, सी अध्यक्ष योजना आयोग द्वारा, डी वित्त मंत्री द्वारा। 4 ऑप्शन दिए गए हैं और चारों में से यदि इसका राइट ऑप्शन देखें तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा ए राष्ट्रपति द्वारा। व्याख्या देखेंगे इसकी हम। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 148 1 के तहत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। अनुच्छेद 151 1 के अनुसार भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक भारत सरकार के लेखों का लेखा परीक्षण कर अपनी रिपोर्ट को राष्ट्रपति को प्रस्तुत करता है तथा अनुच्छेद 151 2 के अनुसार वह राज्य सरकारों के लेखों का लेखा परीक्षण कर रिपोर्ट संबंधित राज्य के राज्यपाल को सौंपता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति होती है? ए अनुच्छेद 146, बी अनुच्छेद 147, सी अनुच्छेद 148, डी अनुच्छेद 149। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा सी अनुच्छेद 148। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के संघ के लेखा संबंधी प्रतिवेदनों को सर्वप्रथम निम्न में से किसको प्रस्तुत किया जाता है? ए लोक लेखा समिति के अध्यक्ष को, बी लोकसभा के अध्यक्ष को, सी भारत के कानून मंत्री को, डी भारत के राष्ट्रपति को।
चारों ऑप्शनों में से इसका राइट ऑप्शन देखें तो हो जाएगा हमारा डी, भारत के राष्ट्रपति को। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के पद का सृजन किया गया था? ए, संसदीय अधिनियम द्वारा, बी, संविधान द्वारा। चारों ऑप्शनों में से इसका दो ही ऑप्शन दिए गए हैं और दोनों में से सिर्फ इसका राइट ऑप्शन होगा हमारा संविधान द्वारा। अगला क्वेश्चन दिया गया है हमारा, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के पद पर नियुक्त का कार्यकाल होता है? ए, 4 वर्ष, बी, 5 वर्ष, सी, 6 वर्ष, डी, 7 वर्ष। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट ऑप्शन अगर देखें कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के पद का नियुक्त कार्यकाल होता है तो वह हो जाएगा हमारा सी, 6 वर्ष का। व्याख्या देखेंगे यहाँ पर इसकी हम। दिया है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 148 3 के अनुसार नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कि सीएजी के वेतन एवं सर्वे एवं सेवा शर्तों के निर्धारण का अधिकार संसद को दिया गया है। अतः संसद ने सीएजी के वेतन एवं सेवा शर्तों से संबंधित प्रावधानों को वर्ष 1971 में अधिनियमित किया, जिसके अनुसार नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है या वह अधिकतम 65 वर्ष की उम्र तक सेवारत रह सकता है, इनमें से जो पहले हो। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? ए, उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। बी, उनका वेतन सर्वोच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति के समान होता है। सी, सेवानिवृत्ति के पश्चात वह अन्य सरकारी सेवा के अयोग्य हो जाते हैं। डी, उनको राष्ट्रपति पदच्युत कर सकते हैं। तो इसमें से कौन सा सही नहीं है? तो वह हो जाएगा हमारा डी, उनको राष्ट्रपति पदच्युत कर सकते हैं। तो यही हमारा सही नहीं है, बाकी यह तीनों सही हैं। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को उसके पद से हटाए जाने की प्रक्रिया निम्नलिखित में से किसके समान है? ए, लोकसभा अध्यक्ष के। बी, भारत का महान्यायवादी। सी, उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश। डी, संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट ऑप्शन अगर देखा जाए तो हो जाएगा हमारा सी, उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश। अगला क्वेश्चन दिया गया है, कथन और कारण के रूप में, और इसका हमको सही उत्तर बताना है कोट के माध्यम से। देखते हैं कथन क्या कह रहा है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कर्तव्य न केवल व्यय की वैधता सुनिश्चित करना है अपितु औचित्य भी है। तो इस प्रकार कथन हमारा सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कर्तव्य न केवल व्यय की वैधता सुनिश्चित करना है अपितु औचित्य भी है। तो बिल्कुल सही है। और देखते हैं दूसरे कथन को, कथन बी को क्या कह रहा है। उसे वित्तीय प्रशासन के क्षेत्र में संविधान और संसद के कानूनों को बनाए रखना है। तो यहाँ पर ये बी के स्थान पर आर होगा, इसलिए कुछ मिस्टेक हो रही है यहाँ पर। ये कारण है, कथन और कारण। अब सही होगा, उसे वित्तीय प्रशासनों के क्षेत्र में संविधान और संसद के कानूनों को बनाए रखना है। तो यह भी सही है और इसके कारण ही यह सही हो रहा है। तो हमारा इस प्रकार
बी वाला राइट आंसर होगा। ए और आर दोनों सही हैं। आर ए की सही व्याख्या है। आगे बढ़ते हैं, इसकी व्याख्या देखेंगे। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कर्तव्य व्यय की वैधता और औचित्य दोनों ही सुनिश्चित करना है, क्योंकि उसे यह निर्धारित करना है कि वित्तीय प्रशासनों के क्षेत्र में संविधान और संसद के कानूनों का अनुपालन हो रहा है अथवा नहीं। इस प्रकार प्रश्नगत कथन और कारण दोनों सही हैं तथा कारण कथन की सही व्याख्या है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, इसको हम थोड़ा सा जितना जूम हो सके उतना जूम करके तब इसको सॉल्व करेंगे। तो क्या कह रहा है, निम्नलिखित कर्तव्यों में से कौन एक भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा पालन नहीं किया जाता है। देखते हैं। ए, भारत की संचित निधि से होने वाले सभी व्ययों को या व्ययों का लेखा परीक्षण करना और उनके संबंध में प्रतिवेदन प्रस्तुत करना है। तो बिल्कुल यह किया जाता है, लेकिन हमको जो पालन महालेखा परीक्षक द्वारा पालन नहीं किया जाता वह निकालना है। तो यहाँ पर अगला देखते हैं। आकस्मिकता निधि और लोक लेखाओं से होने वाले सभी व्ययों की लेखा परीक्षा करना और उनके संबंध में प्रतिवेदन प्रस्तुत करना, तो यह भी करता है। अगला देखते हैं। सी, सभी व्यापार, निर्माण, लाभ और हानि लेखाओं की लेखा परीक्षा करना और उनके संबंध में प्रतिवेदन प्रस्तुत करना है, तो यह भी इसी का कार्य है, यह भी करता है। तो बचा हमारा सिर्फ डी, यही फिर गलत होगा। देखते हैं। सार्वजनिक धन की प्राप्ति और निर्गम का नियंत्रण करना और यह सुनिश्चित करना कि सार्वजनिक राजस्व राजकोष में जमा हो, तो यह गलत होगा और राइट ऑप्शन हमारा यही हो जाएगा। देखते हैं इसकी व्याख्या को। भारत में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक सार्वजनिक धन की प्राप्ति और निर्गम पर नियंत्रण का कार्य नहीं करता है, बल्कि इसकी लेखा परीक्षा का करता है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के निम्नलिखित कर्तव्य हैं। नंबर 1 कर्तव्य देखें। वह केंद्र तथा राज्य सरकारों के राजस्व से भारत के अंदर तथा बाहर किए गए व्ययों एवं लेन देन की लेखा परीक्षा करता है। नंबर 2 दिया गया है। व्यापारिक, निर्माण संबंधी और लाभ तथा हानि के लेखों की लेखा परीक्षा करता है। अगला दिया गया है। वह भंडार गृहों की लेखा परीक्षा करता है। अगले पॉइंट देखते हैं। नंबर 4, राष्ट्रपति के आदेश पर वह स्थानीय निकायों की लेखा परीक्षा करता है। नंबर 5, वह सरकारी कंपनियों एवं निगमों के लेखा परीक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक अपने नाम के अनुरूप भारत के वित्त पर नियंत्रण का कार्य न करके केवल उसकी परीक्षा का कार्य करता है, जबकि ब्रिटेन का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक दोनों प्रकार के अधिकार रखता है। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टीका टिप्पणी पर उचित कार्यवाही करने की अंतिम जिम्मेदारी है। ए, भारत के राष्ट्रपति की। बी, सर्वोच्च न्यायालय की। सी, संसद की। डी, राष्ट्रीय विकास परिषद की। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा सी, संसद की। अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन संसद की लोक लेखा समिति की बैठकों में उपस्थित रहता है। ए, भारत के महान्यायवादी। बी, भारत के महाधिवक्ता। सी, भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक। डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट ऑप्शन देखें तो हो जाएगा हमारा सी, भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक। अगला क्वेश्चन।
संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के कर्तव्य को निर्धारित करता है? ए अनुच्छेद 146, बी अनुच्छेद 147, सी अनुच्छेद 148, डी अनुच्छेद 149। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट ऑप्शन देखें तो हो जाएगा हमारा डी अनुच्छेद 149। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत का नियंत्रक एवं महालेखाकार निम्नलिखित का एक मित्र एवं मार्गदर्शक होता है। ए प्रवर समिति का, बी प्राक्कलन समिति का, सी प्रधानमंत्री का, डी लोक लेखा समिति का। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा कि भारत का नियंत्रक एवं महालेखाकार निम्नलिखित में से एक मार्गदर्शक होता है लोक लेखा समिति का। अगला क्वेश्चन, किस वर्ष में अकाउंटिंग को ऑडिटिंग यानी कि लेखा परीक्षा से अलग किया गया था तथा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्य केवल सरकारी लेखा तक सीमित रह गया? चार ऑप्शन है। ए 1975, बी 1977, सी 1976, डी 1981। इसमें से इसका राइट ऑप्शन अगर देखें तो हो जाएगा हमारा सी 1976। अगला क्वेश्चन दिया गया है 1971 का संशोधन यानी कि महालेखा नियंत्रक के कर्तव्य, शक्तियों और सेवा स्थिति। 1971 का संशोधन अधिनियम लेखांकन और लेखा परीक्षण को पृथक करता है और सीएजी को लेखों की तैयारी के उत्तरदायित्व से मुक्ति देता है। यह संशोधन किया गया ए 1972 में, बी 1976 में, सी 1980 में, डी 1987 में। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट ऑप्शन अगर देखें तो हो जाएगा हमारा बी 1976 में यह संशोधन किया गया। अगला क्वेश्चन है राज्यों के वित्तीय लेखों का परीक्षण करता है? ए राज्यपाल, बी मुख्यमंत्री, सी राज्य वित्त सचिव, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। चार ऑप्शन दिए गए हैं और चारों में से इसका राइट ऑप्शन अगर देखें तो हो जाएगा हमारा डी उपरोक्त में से कोई नहीं। लोक निधि का अभिभावक किसे कहा जाता है? ए राष्ट्रपति को, बी नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, सी संसद, डी मंत्रिपरिषद। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा बी लोक निधि का अभिभावक नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है भारत के सीएजी यानी कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कार्य करते हैं? ए नागरिक स्वतंत्रता के संरक्षक के रूप में, बी लोक वित्त संरक्षक के रूप में, सी सरकार के मुख्य विधिक सलाहकार के रूप में, डी उपर्युक्त सभी के संरक्षक के रूप में। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट ऑप्शन अगर देखें तो हो जाएगा हमारा बी लोक वित्त संरक्षक के रूप में। व्याख्या देखेंगे यहाँ पर इसकी हम। संविधान सभा में डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था कि नियंत्रक महालेखा परीक्षक भारत के संविधान के अधीन सर्वाधिक महत्व का अधिकारी होगा। वह सार्वजनिक धन का संरक्षक होगा और उसका यह कर्तव्य होगा कि वह यह देखे कि भारत की या किसी राज्य की संचित निधि से समुचित विधानमंडल के प्राधिकारी के बिना एक पैसा भी खर्च नहीं किया जाए। अगला क्वेश्चन है गिरीश चंद्र मुर्मू बने हैं भारत के 12वें नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, बी 13वें नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, सी 14वें नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, डी 15वें नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक।
चारों ऑप्शनों में से इसका राइट ऑप्शन देखा जाए तो गिरीश चंद्र मुर्मू बने थे। क्या बने थे? तो यहाँ पर इसका राइट ऑप्शन होगा हमारा सी, 14वें नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। देखते हैं इनकी व्याख्या, जानते हैं इनके बारे में और डिटेल। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 148 के तहत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। अगस्त 2020 में गिरीश चंद्र मुर्मू भारत के 14वें नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक बने। उन्होंने इस पद पर राजीव महर्ष का स्थान लिया। गिरीश चंद्र मुर्मू इससे पूर्व 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू और कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र के पहले उपराज्यपाल बने थे। अगला क्वेश्चन दिया गया है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो यहाँ पर 2 सूची दी गई हैं और दोनों में से हमको इनका मिलान करना है, उसके बाद में इसके कोड के माध्यम से इसका सही उत्तर बताना है। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या दिया गया है? दिया गया है भारत का उपराष्ट्रपति। तो भारत का उपराष्ट्रपति, इसमें से देखें लोक लेखा समिति, लोकसभा की बैठक, राज्यसभा, उच्चतम न्यायालय, लोक उपक्रम समिति। तो उपराष्ट्रपति हो जाएगा हमारा राज्यसभा का सभापति होता है, यानी कि ए का 3 होना चाहिए और ए में 3 तो सिर्फ हमारा यहाँ ए वाले ऑप्शन में है। और देखते हैं इसके अलावा बी, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। तो इसमें क्या होता है? लोक लेखा समिति। भारत का महाधिवक्ता या भारत का महान्यायवादी की बात करें तो भारत का महान्यायवादी हो जाएगा 2 वाले ऑप्शन से, इसका मिलान करेंगे लोकसभा की बैठक। सी की बात करें, भारत का महाधिवक्ता होगा उच्चतम न्यायालय। तो इस प्रकार हमारा ए वाला ही राइट ऑप्शन हो जाएगा, बाकी सभी ऑप्शन कट जाएंगे। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन से पहले हम देखेंगे यहाँ पर इसकी व्याख्या को। भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक लोक लेखा समिति, भारत का महाधिवक्ता यानी कि महान्यायवादी उच्चतम न्यायालय, भारत का महान्यायवादी लोकसभा की बैठक। नोट, प्रश्न में भारत का महाधिवक्ता उल्लिखित है जो कि गलत है। महाधिवक्ता को एडवोकेट को राज्य स्तर पर नियुक्त किया जाता है, जबकि संघ स्तर पर महान्यायवादी की नियुक्ति होती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गलत है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं और चारों में से इसका हमको गलत वाला ऑप्शन चूज करना है। ए, सार्वजनिक खर्च का परीक्षण, यानी कि लोक वित्त सरकार के वित्तीय क्रियाकलापों का अध्ययन है, इसके अंतर्गत आते हैं। ए दिया गया है सार्वजनिक खर्च का परीक्षण, बी सार्वजनिक राजस्व, सी वित्तीय प्रशासन, डी व्यावसायिक बैंकों के कार्य निष्पादन। तो यहाँ पर डी वाला विकल्प गलत हो जाएगा। व्याख्या देखते हैं इसकी हम। लोक वित्त सरकार के वित्तीय क्रियाकलापों को अध्ययन है, इसके अंतर्गत सार्वजनिक व्यय, लोक राजस्व, सार्वजनिक ऋण, वित्तीय प्रशासन आदि आते हैं। लोक वित्त का संबंध व्यावसायिक बैंकों के कार्य निष्पादन से सही या निष्पादन से नहीं है। तो इस प्रकार आज के हमने 50 के स्थान पर 49 महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा की। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोगों ने पूरी क्लास को अंत तक देखा होगा और आपको यह क्लास कैसी लगी आप हमें कमेंट में कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अभी तक अगर पिछली क्लासों को नहीं देखा है तो आप चैनल पर जाकर इन सभी की प्लेलिस्ट बना दी गई है, वहां पर इन सभी क्लासों को एक साथ में देख सकते हैं। और
जो शाम के समय में या इवनिंग टाइम में जो हमारी अभी तक फिजिक्स की, केमिस्ट्री की और इस समय जो चल रही है वह बायोलॉजी की क्लास है। और फिजिक्स केमिस्ट्री की सभी क्लासेस पूरी हो चुकी हैं। उन सभी क्लासेस को आप अभी तक अगर नहीं देखा है तो आप चैनल पर जाकर उनकी प्लेलिस्ट में उन सभी क्लासों को आप देख सकते हैं। और आज हम इस केमिस्ट्री वाली की भी प्लेलिस्ट बना देंगे, वहाँ पर एक साथ में उन सभी क्लासों को आप देख सकते हैं। तो आपको यह क्लास कैसी लगी कमेंट में कमेंट करके ज़रूर बताना। और अभी तक लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक कर लें। और क्लास अच्छी लगी है तो एक बार सेशन को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दें। तो मिलते हैं फिर अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद। आपका समय शुभ हो।